अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज एंड इन्फो कम्युनिटी हब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। तो जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मैं कामयाब जवान स्कीम के फॉर्म को ऑनलाइन फिल करने का स्टेप बाय स्टेप आपको तरीका बताऊंगा वीडियो बना के। तो अभी तक अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, सबसे पहले वो वीडियो देख लें ताकि आपको इस स्कीम के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। बेशुमार लोगों को ये मसला आता है कि ऑनलाइन फॉर्म को फिल कैसे करना है, तो ये वीडियो आप सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक कंप्लीट देखिएगा ताकि कोई चीज़ स्किप ना हो जाए। अगर कोई चीज़ आप स्किप कर देंगे तो फॉर्म फिल करने में आपको मसला पेश आएगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि आपने ऑनलाइन फॉर्म को किस तरह से फिल करना है। तो सबसे पहले आप उसी तरह कामयाब जवान स्कीम की वेबसाइट पर आएंगे। जैसे वेबसाइट को ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ से हम टॉप पर कामयाब जवान स्कीम से यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर यूथ एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम, इसको क्लिक करेंगे। तो जैसे हम इस बटन को दबाएंगे तो इस तरह से पेज आ जाएगा हमारे पास। तो ये सारे लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। तो जैसे हम इस पेज को ओपन करेंगे, यहाँ पर ड्रैग डाउन करते ही यहाँ पर आपके पास अप्लाई फॉर लोन की ऑप्शन आ रही होगी, हमने इस बटन को दबाना है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपने जब भी ऑनलाइन फॉर्म को फिल करना है तो आप मोबाइल फ़ोन का यूज़ हरगिज़ ना करें, क्योंकि मोबाइल फ़ोन पे अप्लाई करते दौरान बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं। कुछ स्टेप्स के ऊपर कुछ ऑप्शंस जो है वो हाइड हो जाती हैं, इनविजिबल हो जाती हैं। तो इस तरह के बग्स एंड एरर्स आते हैं जब आप मोबाइल फ़ोन के थ्रू ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने की कोशिश करते हैं। तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि आपने जब भी फॉर्म फिल करना है आप लैपटॉप या पीसी का यूज़ करें। तो जैसे आपके पास इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पर स्टेप 1 से लेकर 9 तक स्टेप्स हैं। ये आपको ये सारे स्टेप 1 बाय 1 फिल करने होंगे। यहाँ पर पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन गिवन होगी और आपको हर हर मॉड्यूल के अंदर इन्फॉर्मेशन करेक्टली फिल करना होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप यहाँ पर जो भी डाटा, जो भी इंफॉर्मेशन एंटर करें वो ट्रू हो और वो वेरीफाई। इस फॉर्म के अंदर आपकी एंटर की हुई इंफॉर्मेशन अगर गलत साबित हुई या बैंक उसको वेरीफाई ना कर सका तो बैंक आपकी एप्लीकेशन को स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर देगा। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा कि जो भी इंफॉर्मेशन आप वहाँ पर पुट कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक हो, वो करेक्ट हो और वेरीफाइएबल हो। तो आप लोगों का टाइम बचाने के लिए और ये वीडियो लंबी ना हो उसके लिए मैंने ऑलरेडी ये पूरा फॉर्म फिल करके अपने पास सेव करके रखा हुआ है। मैं उसके थ्रू क्विकली आपको समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको जल्दी से समझ भी आए और वीडियो भी ज़्यादा लंबी ना हो। तो स्टेप 1 से मैं स्टार्ट करता हूँ। तो जैसे आप स्टेप 1 को ओपन करेंगे तो इनिशियल सिलेक्शन की वो आपसे इस तरह से इंफॉर्मेशन डिमांड करेगा। सबसे पहले आ रहा है जी, आर यू अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो आप इस ऑप्शन को येस करेंगे, अगर नहीं है तो सिंपली नो कर देंगे। देन सिटीजनशिप स्टेटस है, अगर आप पाकिस्तान के रेजिडेंट हैं तो रेजिडेंट, नहीं है तो नॉन रेजिडेंट के ऑप्शन को आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद बैंक नेम है, बैंक नेम में आप जिस भी बैंक में अप्लाई करना चाहें, टोटल 21 बैंक्स हैं, तो आप वहाँ पर अपनी मर्ज़ी से अपनी पसंद का कोई भी बैंक सेलेक्ट कर सकते हैं। उससे नेक्स्ट ऑप्शन है, आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ सेलेक्टेड बैंक। देखें साथ साथ उर्दू में भी लिखा हुआ है, अगर आपको इंग्लिश में कोई ऑप्शन की समझ नहीं आ रही तो आप साइट पर जो उर्दू में इंफॉर्मेशन गिवन है आप उसके थ्रू भी वहाँ से पढ़कर भी इसको समझ सकते हैं। तो इस ऑप्शन में वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपने ये जो बैंक को सेलेक्ट किया है क्या आप इस बैंक में मुलाजमत करते हैं, इस बैंक के एम्प्लॉय हैं। अगर तो आप इस बैंक के एम्प्लॉय हैं, जॉब कर रहे हैं वहाँ पर, तो आप यस करेंगे। अगर नहीं है तो आप सिंपली वहाँ पर नो को सिलेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है, आर यू आ पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन, यानी कि आपका कोई सियासत के साथ, पॉलिटिक्स के साथ कोई लिंक है। अगर है तो आप वहाँ पर यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है बिजनेस स्टेटस। वो आपसे इस ऑप्शन पे पूछ रहा है कि आपके बिजनेस का स्टेटस क्या है, आया कि वो नया बिजनेस है या आप पुराने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए लोन ले रहे हैं। तो अभी मैंने सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पर न्यू बिजनेस को सेलेक्ट किया है। अगर मेरा मौजूदा कारोबार होता, उसको बनाने के लिए मैं हुकूमत से, गवर्नमेंट से लोन लेना चाह रहा होता, तो फिर मैं एग्जिस्टिंग बिजनेस वाली ऑप्शन को सेलेक्ट करता,
क्योंकि अभी मैंने यहाँ पर न्यू बिज़नेस करना चाह रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, जो मैं एक एग्जांपल दिया, तो मैंने अभी न्यू बिज़नेस किया है। आप एग्जिस्टिंग बिज़नेस भी कर सकते हैं अगर आपका जो कारोबार है वो रनिंग में है। तो जैसे ये आप इंफॉर्मेशन इनिशियली पुट कर देंगे, यहाँ से नेक्स्ट के बटन को दबाते ही आपके पास सेकंड स्टेप ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही आप नेक्स्ट का बटन दबाएंगे तो आपके पास इस तरह से सेकंड स्टेप ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको पुट करनी होगी। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले आपका नाम, फिर आपने जेंडर सेलेक्ट करना है, आपका CNSE नंबर आ जाएगा, अगेन CNSE नंबर को एंटर करेंगे, CNSE इशू डेट, CNSE इशू डेट को अगेन आप एंटर करेंगे, आपकी डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद अगेन डेट ऑफ बर्थ को कंफर्म करने के लिए एंटर करेंगे, फिर नंबर ऑफ़ डिपेंडेंट। नंबर ऑफ़ डिपेंडेंट दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, नंबर ऑफ़ डिपेंडेंट में मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर आप मैरिड हैं तो ऑब्वियसली आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आपके फादर मदर, ये आपके डिपेंडेंट होंगे। तो इनकेस अगर आप अनमैरिड हैं तो हो सकता है आप अपने छोटे बहन भाइयों को सपोर्ट कर रहे हो फाइनेंशियली, आप अपने फादर मदर को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हो। तो आपने अपने लिहाज से देखना है कि आपके नंबर ऑफ़ डिपेंडेंट कितने हैं, आप कितने लोगों को सपोर्ट करते हैं। तो उस लिहाज से आप यहाँ पर नंबर लिखेंगे, वो कोई भी नंबर हो सकता है। अभी एग्जांपल के तौर पर मैंने यहाँ पर 3 लिखा है, तो आप अपने स्टेटस के अकॉर्डिंग यहाँ पर नंबर ऑफ़ डिपेंडेंट को एंटर करेंगे। देन मैरिटल स्टेटस है, आइदर यू आर मैरिड और अनमैरिड, वो ऑप्शन आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप अपने फादर का नेम यहाँ पर एंटर करेंगे। अगर कोई फीमेल यहाँ पर फॉर्म फिल कर रही है तो ऑब्वियसली वो अपने हस्बैंड का नेम यहाँ पर एंटर करेंगी। ठीक है। अगर इसके अलावा कुछ लोगों के कोर्ट की तरफ से गार्डियन डिसाइड हुए होते हैं, तो ये केस टू केस ये चीज़ें मैटर करती हैं, ये केस टू केस ये चीज़ें वेरी करती हैं कि आपने फादर नेम लिखना है, हस्बैंड नेम लिखना है या गार्डियन नेम लिखना है। उसके बाद फादर और हस्बैंड या गार्डियन का वो CNSE नंबर डिमांड कर रहे हैं आपसे। देखिए एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ज़रूरी नहीं कि आप फॉर्म के ऊपर दिए हुए हर कॉलम को फिल करें। आपने सिर्फ फोकस करना है जिनके साथ ये स्टैटिक लगा हुआ है ना, ये स्टार लगा हुआ है रेड कलर का, इन ऑप्शंस को फिल करना मैंडेटरी है। इसके अलावा एप्लीकेंट की अपनी मर्ज़ी है कि वो इंफॉर्मेशन देना चाह रहा है या नहीं देना चाह रहा। जैसे कि इस केस में स्टैटिक नहीं लगा हुआ, स्टार नहीं लगा हुआ, तो आप अपने फादर या हस्बैंड का CNSE नंबर एंटर नहीं करेंगे तो कोई इशू नहीं है, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो ये पेज जब आप इतनी इन्फॉर्मेशन फिल कर देंगे, थोड़ा सा आप ड्रैग डाउन करेंगे तो मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी आएंगी आपके पास। तो इससे नीचे जो इन्फॉर्मेशन है वो इस तरह से होगी आपके पास। अब आपने यहाँ पर अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है कि डू यू हैव एनी डिसेबिलिटी, क्या आपको कोई माजूरी है, कोई डिसेबिलिटी है, तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर यस या नो करेंगे। फिर मेन सोर्स ऑफ करंट इनकम, कि आपकी जो करंट इनकम है वो कहाँ से जनरेट होती है। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आप इनकम फ्रॉम सैलरी करेंगे, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप इनकम फ्रॉम बिजनेस करेंगे, अगर आप एग्रीकल्चर से रिलेट कर रहे हैं या कोई भी सेगमेंट है जहाँ से आपकी इनकम जनरेट हो रही है, आप यहाँ पर उस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। अभी मैंने आपको समझाने के लिए एग्जांपल के तौर पर इनकम फ्रॉम सैलरी किया है, क्योंकि मेजॉरिटी लोग सैलरी पर डिपेंड कर रहे होते हैं। मेजॉरिटी लोगों का जो सेगमेंट होता है जहाँ से उनकी इनकम जनरेट होती है वो सैलरी होता है, तो इसलिए मैंने अभी एग्जांपल के तौर पर सैलरी के अकॉर्डिंग इस फॉर्म को फिल किया है। तो आप अपने हिसाब से भी जो भी आपका सोर्स ऑफ इनकम है आप उसके अकॉर्डिंग इस फॉर्म को फिल करेंगे। आगे एवरेज करंट मंथली इनकम मैंने 35,000 किया है। आपकी जो भी एवरेज इनकम होगी महाना आप यहाँ पर वो सिलेक्ट करेंगे। एनुअल इनकम आप अपनी इनकम के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपसे पूछ रहा है डू यू हैव एनी बैंक अकाउंट, अगर आपका कोई बैंक अकाउंट है तो आप यस करके आगे उस बैंक की इंफॉर्मेशन भी देंगे। अगर नहीं है तो सिंपली इस ऑप्शन को आप नो मार्क करेंगे और आगे चल देंगे और फर्दर फॉर्म को फिल करेंगे। इसके अलावा ये देखें आप, मैंने पर्सनल वेल्थ, एप्लीकेंट यूटिलिटी बिल और एप्लीकेंट नेशनल टैक्स नंबर को फिल ही नहीं किया। उसकी वजह क्या थी कि इन ऑप्शंस पर स्टैटिक का मार्क नहीं लगा हुआ है। तो अगर आप फिल करना चाहें तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, अगर आपको ये ऑप्शन नहीं फिल करनी तो आप इसको स्किप करके आगे भी बढ़ सकते हैं।
नेक्स्ट पर एप्लीकेंट की पिक्चर ये देना ज़रूरी है क्योंकि स्टैटिक लगा हुआ है। यहाँ पर आप अपनी पिक्चर अपलोड करेंगे, CNIC की फ्रंट साइड की पिक्चर अपलोड करेंगे और यहाँ पर बैक साइड की CNIC की बैक साइड की आप पिक्चर अपलोड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। तो नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपके पास स्टेप 3 ओपन हो जाएगा। अब स्टेप 3 में आपसे क्वालिफ़िकेशन की डिटेल मांग रहा है तो आपकी जो भी क्वालिफ़िकेशन है आप वहाँ यहाँ पर वो डिग्री सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा अगर आपकी कोई टेक्निकल एजुकेशन है आप यहाँ पर वो सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर आपसे वो पूछ रहा है कि आप स्किल्ड हैं या आर्टिसन हैं, तो आपकी जो भी स्किल्स हैं आप यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा आप अगर अपनी एजुकेशन की डिग्री को अपलोड करना चाह रहे हैं तो इट्स अप टू यू, अगर आपने करनी है आप कर दें, नहीं करना चाहते तो ये मैंडेटरी पार्ट नहीं है। अपलोड टेक्निकल एजुकेशन सर्टिफिकेट, ये भी आप अपनी मर्ज़ी से अगर करना चाह रहे हैं, अगर कोई आपके पास टेक्निकल एजुकेशन का सर्टिफिकेट है तो आप अपलोड कर दें, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है। अपलोड आर्टिशन सर्टिफिकेट एनी अदर प्रूफ, तो ये भी मैंडेटरी नहीं है, अगर आप करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल फिल करने के बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा जो कि हमारा स्टेप नंबर 4 है। तो स्टेप 4 पर आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल पूछी गई है। यहाँ पर आप अपना घर का एड्रेस लिखेंगे, परमानेंट एड्रेस। यहाँ पर आपकी प्रेजेंट प्रोविंस आ जाएगी, जो भी आपकी प्रोविंस है, पंजाब है, KPK है, जो भी प्रोविंस है। यहाँ पर आप अपनी डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर तहसील आ जाएगी और नीचे आप सेम एज अबव पर क्लिक करेंगे तो ये सारी इंफॉर्मेशन एज इट इज़ कॉपी होकर नीचे भी आ जाएगी। तो इसी को थोड़ा ड्रैग डाउन करेंगे तो आपके पास फर्दर ऑप्शन आएगी। तो यहाँ पर आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछ रहे हैं तो आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर करेंगे जो आपके CNSE के ऊपर रजिस्टर्ड हुआ होगा। इसके अलावा सेकेंडरी मोबाइल नंबर, ये भी मैंडेटरी पार्ट नहीं है। देन यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे कि आपकी जो सिम है, जो आपने मोबाइल नंबर दिया है, क्या वो आपके अपने नाम पर रजिस्टर्ड है। अगर रजिस्टर्ड है तो येस करेंगे, अगर नहीं है तो नो। लेकिन मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि आप अपना रजिस्टर्ड नंबर एंटर कीजिएगा। देन ईमेल एड्रेस है, ये भी मैंडेटरी पार्ट नहीं है। रेजिडेंस टाइप, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। रेजिडेंट टाइप का मतलब है वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपका जो घर है जहाँ पर आप रहते हैं, क्या वो आपका अपना है, आपकी फैमिली का है या रेंटेड है। तो जो भी आपकी रेजिडेंस की टाइप होगी आप वहाँ यहाँ पर वो सिलेक्ट करेंगे। इन केस अगर आपका अपना है तो यहाँ आप अपना जो है आउन हाउस। इसके अलावा फैमिली, अभी मैंने फैमिली सेलेक्ट किया हुआ है। अगर आप रेंटेड हाउस पर रह रहे हैं तो यहाँ पर रेंटेड हाउस की भी ऑप्शन आ रही होती है, आप वो ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करके आप अगेन नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट स्टेप ओपन हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप जो कि स्टेप नंबर 5 है, जिसमें बिजनेस इंफॉर्मेशन पूछी गई है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है ये। लोग ज़्यादातर गलतियाँ इसी स्टेप पर करते हैं। ये पूरे फॉर्म का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, 5 और 6। तो ये आपसे गुजारिश है, ये काइंडली आप ज़रा इसको गौर से देखिएगा। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आएगी तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। अभी एग्जांपल के तौर पर मैंने यहाँ पर सुपर स्टोर को बिज़नेस बनाकर यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पर एक्सप्लेन किया है। अगर आपका कोई और बिज़नेस है, आप उसके अकॉर्डिंग फॉर्म फिल करवाना चाह रहे हैं तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में हेल्प ले सकते हैं। हमारे टीम मेंबर्स आपको ज़रूर हेल्प करेंगे उसके अकॉर्डिंग। तो ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर इसको ज़रा फोकस से देखिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले इंडस्ट्री और कैटेगरी पूछी गई है। तो आपके बिज़नेस की जो भी इंडस्ट्री, जो भी कैटेगरी है, आपने यहाँ पर वो सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर इसके अलावा 3-4 ऑप्शंस और आ रही होंगी, जैसे एग्रीकल्चर है, मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विसेज है। ठीक है, तो अभी मैंने समझाने के लिए सर्विसेज को सिलेक्ट किया है। देन बिज़नेस का सेक्टर, क्या आपके कारोबार का जो सेक्टर है वो क्या है, मैंने अभी रिटेल सेलेक्ट किया है। तो आपके बिज़नेस का रिटेल के अलावा भी ट्रेड हो सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो सकती है, कोई भी आपके बिज़नेस का सेक्टर हो सकता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा बिज़नेस सब सेक्टर, तो बिज़नेस सब सेक्टर में आप अपने बिज़नेस की टाइप को सिलेक्ट करेंगे। अभी मैंने यहाँ पर सुपर स्टोर सेलेक्ट किया है। इसके अलावा अगर कोई टूरिज़्म का बिज़नेस करना चाह रहा है वो उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेगा, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का करना चाह रहा है वो उसके अकॉर्डिंग करेगा। तो यहाँ पर एक पूरी लिस्ट ऑफ वैल्यूज़, काफ़ी ज़्यादा लिस्ट, पूरी एक डिटेल आ जाएगी, उसमें से आप अपने बिज़नेस के रेलेवेंट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे।
अब आगे बिज़नेस का जो नेचर है वो लोकल है, इंटरनेशनल है, या कौन सा बिज़नेस है, तो आप अपने बिज़नेस के नेचर के अकॉर्डिंग यहाँ पर बिज़नेस के नेचर को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद बिज़नेस का नेम, ये आपकी अपनी चॉइस है, आप कुछ भी रख सकते हैं। फिर बिज़नेस की डिटेल कि उस बिज़नेस में क्या चीज़ की सेल परचेज होगी, बिज़नेस में मतलब क्या उसकी बिज़नेस के अंदर डिटेल क्या है, बिज़नेस की डिस्क्रिप्शन क्या है। तो अभी मैंने एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर लिखा है होल सेल एंड रिटेल सेल ऑफ ऑल ग्लोसरी आइटम्स, क्योंकि मैंने सुपर स्टोर किया था तो उससे रेलिवेंट यही ऑप्शन बनती है। तो आप अपने बिज़नेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर बिज़नेस की डिटेल को सेलेक्ट करेंगे। तो इसके बाद बिज़नेस का एड्रेस आ गया, आप उसके अकॉर्डिंग अपना एड्रेस लिखें। बिज़नेस की प्रोविंस, बिज़नेस की डिस्ट्रिक्ट, तहसील, बिज़नेस का रजिस्ट्रेशन स्टेटस, अगर आपका कोई बिज़नेस रजिस्टर्ड है तो आप यहाँ पर रजिस्टर्ड को सिलेक्ट करेंगे, अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो आप अनरजिस्टर्ड सेलेक्ट करेंगे। फिर एंटिटी की टाइप है, एंटिटी की टाइप का मतलब है, जैसे यहाँ पर मैंने सोल प्रोप्राइटर इंडिविजुअल को सिलेक्ट किया है। इसका मतलब ये है कि मैं अपने कारोबार का अकेला ही मालिक हूँ। अगर आपका कोई पार्टनरशिप बिजनेस है तो आप यहाँ पर पार्टनरशिप सेलेक्ट करेंगे। अगर इसके अलावा कोई प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड एंटिटी है तो आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर एंटिटी की टाइप को सेलेक्ट करेंगे। अगली ऑप्शन है जो कि मैंडेटरी नहीं है क्योंकि स्टैटिक नहीं लगा हुआ, तो आप अगर फिल करना चाहें तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप इस ऑप्शन को स्किप भी कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपके बिज़नेस के नाम पर कोई व्हीकल रजिस्टर्ड है, कोई गाड़ी, कोई मोटर बाइक। तो अगर है तो आप यस करेंगे, अगर नहीं है तो सिंपली नो को क्लिक करेंगे। अगर आप इस ऑप्शन को यस मार्क करते हैं तो फिर आपको उस गाड़ी या मोटर बाइक की रजिस्ट्रेशन बुक को यहाँ पर अपलोड करना होगा, ये मैंडेटरी है। तो ये फिफ्थ जो है बिज़नेस इंफॉर्मेशन वाला पोर्शन आप इस तरह से फिल करेंगे। इसके बाद जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आपके पास जो है स्टेप नंबर 6 ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से हम मूव ऑन करते हैं स्टेप नंबर 6 के ऊपर। स्टेप नंबर 6 जो है फाइनेंशियल डिटेल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। लोग काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं इस स्टेप पर आकर हम यहाँ पर फाइनेंशियल डिटेल किस तरह से मेंशन करें, मतलब क्या स्केड्यूल और क्या किस तरह से हम इसको डिज़ाइन करें। तो मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले लोन की टाइप पूछी गई है कि आपके जो कर्ज़े की टाइप होगी वो क्या होगी। तो मोस्ट ऑफ द बिज़नेस के लिए जो लोन की टाइप होती है वो वर्किंग कैपिटल होता है। तो आप इधर स्ट्रेट अवे वर्किंग कैपिटल को सिलेक्ट करें। इसके बाद आपसे टायर की टाइप पूछी जा रही है, जो कि मैंने अपनी इससे पहले वाली वीडियो में एक बड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आपको ये सारी टर्म्स का पता चल जाएगा कि टायर 1 टायर 2 ये क्या है। तो क्योंकि हम टायर 1 के ऊपर ये अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आपने यहाँ पर टायर 1 सेलेक्ट करना है, जिसमें लोन की अमाउंट 1 लाख से लेकर 1 मिलियन तक है। देन टेन्योर, यानी कि आप कितने सालों के लिए कर्ज़ा लेना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर 1 साल से लेकर 8 साल तक की ऑप्शन आ रही होगी। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप 8 साल सेलेक्ट करें, जो कि मैक्सिमम एक टेन्योर है इस लोन के लिए। इसके बाद आपके पास आ जाएगी प्रोजेक्टेड कॉस्ट एस्टिमेटेड। यहाँ पर आप 1 मिलियन लिखेंगे। रिक्वायर्ड लोन की अमाउंट भी 1 मिलियन टाइप होगी। यहाँ पर ये बाय डिफ़ॉल्ट खुद ही 10 लाख उठा लेगा। अब यहाँ पर इक्विटी कंट्रीब्यूशन बेसिकली आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, इधर लिखा है मिनिमम 10% फॉर न्यू बिजनेस, यानी कि कम से कम 10% कंट्रीब्यूशन आपका होगा। जैसे कि इस केस में हम 1 मिलियन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसका 10% 1 लाख होगा, यानी कि 1 लाख रुपया आपका कंट्रीब्यूशन होगा, आप अपनी जेब से उस लोन के अंदर एंटर करेंगे और 9 लाख आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। तो 10% हम क्लिक करेंगे, ये बाय डिफ़ॉल्ट 1 लाख यहाँ सेलेक्ट कर लेगा। ग्रेस पीरियड आपको बड़ा ख्याल से, बड़ा एहतियात से सेलेक्ट करना पड़ेगा। आपने मैक्सिमम जो कि 12 मंथ है फॉर न्यू बिजनेस, आपने ग्रेस पीरियड 12 मंथ यहाँ पर सेलेक्ट करना है। ग्रेस पीरियड में आपको बहुत फ़ायदा होगा। पहले 12 महीने बैंक आपसे कोई इंस्टॉलमेंट डिमांड नहीं करेगा, 12 महीने के बाद फिर आपकी इंस्टॉलमेंट स्टार्ट होगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन को फिल करने के बाद अगेन हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ से हमारे पास स्टेप 7 ओपन हो जाएगा। स्टेप 7 में बिज़नेस का प्लान पूछा गया है, ये भी नहायत ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट है। बहुत सारे लोग यहाँ पर आकर परेशान हो जाते हैं, यहाँ पर आकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम बिज़नेस प्लान को यहाँ पर कैसे डिज़ाइन करें। तो आपके लोन की जितनी भी अमाउंट है
आपने एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग एसेट्स उसका 60%, लोन की जितनी अमाउंट है उसका 60% आपने इस ऑप्शन में लिखना है, लोन की अमाउंट का 30% आपने इस कॉलम के अंदर लिख देना है। यानी कि 6 लाख ये हो गया और 3 लाख ये हो गया। ये मैं आपको बता रहा हूँ 10 लाख के लोन के लिए। उसके बाद एस्टिमेटेड मंथली बिजनेस रेवेन्यू कि आप माहाना अपने कारोबार से कितना रेवेन्यू जनरेट करेंगे। तो मिसाल के तौर पर आपको समझाने के लिए एग्जांपल के तौर पर मैंने यहाँ पर 70,000 सेलेक्ट किया है। इसके बाद आ जाए एस्टिमेटेड मंथली डायरेक्ट बिजनेस एक्सपेंसेस कि आपके जो कारोबार के डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे वो क्या होंगे। तो एग्जांपल के तौर पर 15,000 लिखा है मैंने, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में मैंने एग्जांपल के तौर पर 15,000 लिखा है। यानी कि 15 और 15 30,000, आपका रेवेन्यू जनरेट हुआ 70,000। तो जब हम 70,000 में से ये 30,000 को लेस करेंगे तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा जो कि होगा 40,000। इसके बाद एस्टिमेटेड नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ कि आप जो भी बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं उस पर कितने वर्कर्स को आप रखेंगे काम के लिए। तो ये आप अपनी पसंद और अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद रेलेवेंट एक्सपीरियंस अगर आपके पास इस बिज़नेस का कोई है तो आप यहाँ पर वो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मैंडेटरी नहीं है, एनी अदर डॉक्यूमेंट भी मैंडेटरी नहीं है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी मैंडेटरी पार्ट अभी नहीं है, तो आप इसको स्किप कर देंगे और यहाँ से नेक्स्ट पेज पर चले जाएंगे। तो यहाँ से नेक्स्ट के बटन को दबाते ही आपके पास स्टेप नंबर 8 ओपन हो जाएगा। तो इस स्टेप पर आपको अपनी फाइनेंसिंग हिस्ट्री के बारे में बताना है। तो फाइनेंसिंग हिस्ट्री में सबसे पहले जो ऑप्शन आ रही है, आर यू और योर पेरेंट और स्पाउस लोन डिफ़ॉल्टर, यानी कि अगर इस लोन को लेने से पहले आप या आपके वालिदैन या बच्चों में से कोई लोन का डिफ़ॉल्टर है, किसी बैंक का डिफ़ॉल्टर है, तो आपने यस करना है। तो जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन किया कि आपने बैंक को कोई भी इंफॉर्मेशन गलत प्रोवाइड नहीं करनी, आपका लोन रिजेक्ट हो जाएगा। अगर कोई भी आपके पेरेंट्स में से या स्पाउस में से कोई बैंक का डिफ़ॉल्टर है तो आपको लाजमी तौर पर यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा यस को। अभी क्योंकि मैंने नो किया है, तो इन केस अगर कोई बैंक का डिफ़ॉल्टर आपके फैमिली मेम्बर्स में से है तो आपको लाजमी तौर पर यहाँ पर यस सेलेक्ट करना होगा, और उसी से रेलेवेंट फिर नीचे ऑप्शंस भी आपको फिल करनी पड़ेगी। यानी कि अगर मैं इधर यस करता हूँ तो नीचे मुझे बताना पड़ेगा कि किस बैंक के डिफ़ॉल्टर हैं, कितनी अमाउंट ली थी और कितनी अमाउंट पेंडिंग रह गई है। तो इस ऑप्शन से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, इससे आपके लोन पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर कोई डिफ़ॉल्टर है तो आप सिंपली यस करके आप नीचे इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, अगर नहीं है तो सिंपली नो करके आप नेक्स्ट स्टेप पर चले जाएं। तो यहाँ से जैसे ही आप नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे तो आपके पास फर्दर जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपके पास इस तरह से स्टेप नंबर 9 ओपन हो जाएगा। ये जो स्टेप है इसमें आपको रेफरेंसेस कोड करने हैं, 2 रेफरेंसेस देना ज़रूरी है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो रेफरेंसेस हैं वो आपके ब्लड रिलेशन के अलावा होने चाहिए। यानी कि रेफरेंसेस में आप अपने फ्रेंड्स, नेबर, कोलीग्स में से किसी को भी लिख सकते हैं, सिवाय ब्लड रिलेशन के आप किसी को भी रेफरेंसेस में ऐड कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर 2 रेफरेंसेस कोड किए हैं और यहाँ पर मैंने उनके साथ जो अपना रिलेशनशिप लिखा है वो मैंने यहाँ पर फ्रेंड लिखा है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर अपने ब्रदर या फादर में से किसी को अपना रेफरेंस बनाऊँगा तो बैंक उसको एक्सेप्ट नहीं करता। इसी तरह रेफरेंसेस के आप उनके जो मोबाइल नंबर्स हैं वो आ जाएंगे, नीचे उनके CNSE नंबर्स आ जाएंगे। तो इस तरह से आपके ये 9 के 9 स्टेप फिल हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। अगर फिर भी आपके जहन में कोई सवाल है या किसी भी चीज़ का किसी स्टेप पर किसी ऑप्शन की समझ नहीं, फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन, हम वहाँ पर आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। तो अगर आपको कोई भी यहाँ पर मुश्किल पेश आ रही है, इसके अलावा सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। नई वीडियोस और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफिज़।